नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और स्वागत कर लेते हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी का। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो नई बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हो गया है साहब। ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है? दरअसल ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय है कि जब से आप कहीं कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं भी नाम रख सकते हैं, आपका जो नाम रखा जाए वो रख सकते हैं। क्योंकि आप तो इसको भी याद होगा, आपने कहा कि ये बाबर की बनाई हुई नहीं थी, याद होगा मीर बाकी की बनाई हुई है, ये बाबरी मस्जिद नहीं है, ये नहीं है, ये झूठ लगातार कोर्ट में बोला। दरअसल जब उसकी एक आइडियोलॉजी में झूठ छिपा हो, अल तकिया, अल हयाल, अल आप आपकी आइडियोलॉजी पे भी देखेंगे तो झूठ वहां एक मान्य हथियार है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हम इसको चूंकि हम उस धार्मिक उस पर नहीं जाते, हम आज के उस पर देखते हैं कि जब एक शख्स जो अभी तक टीएमसी में था और लगातार टीएमसी में रहते हुए भी उसने हिंदुओं के लिए क्या क्या बयान नहीं दिए, क्या क्या नहीं कहा, उसके बावजूद वो कभी नहीं ऐसे वो खुद छोड़ के जाता रहा, निकल उसको फिर बुलाती रही भाजपा वो टीएमसी और वो फिर आके जाता रहा। अब ऐसे समय में आप देखेंगे कि निकाले जाने से पहले कई दिन तक वो ममता बनर्जी की पार्टी में बना रहा, किसी ने उसको कुछ नहीं कहा। दरअसल ये ममता बनर्जी का एक खेल है। ममता बनर्जी अपने आप को इस समय ये देख रही हैं कि उनको बंगाल के अंदर इस बार पहले से ज्यादा चुनौती होगी। क्योंकि देखिए हर चुनाव जो भी होता है, हम भले ही कहें कि पिछला चुनाव आप देखेंगे, हर चुनाव के बाद अगला चुनाव मुश्किल होता ही है हर बार। उस समय कहने लगता है कि नहीं पहला चुनाव बहुत था, इस बार बहुत हल्का था। जबकि जो हम लोग पत्रकार जो चुनाव को कवर करते हैं वो जानते हैं हर बार का चुनाव हर बार उतनी परेशानियां लेके आता है जितनी पहले थी। ये बढ़ जाती है इसलिए अगर सत्तारूढ़ पार्टी है कि उसको जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी सामना करना पड़ता है। ममता बनर्जी ने बाकी सबकी छुट्टी तो कर दी। ममता बनर्जी के सामने आप देखेंगे 2011 के बाद वामपंथी कमजोर होते चले गए। वाम उसके सामने कांग्रेस खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई है, खत्म होती जा रही है। क्या वहां सिर्फ अकेले अधीर रंजन चौधरी या कुछ समर्पित वोट बैंक के अलावा कांग्रेस अब वहां कहीं बची नहीं थी। लेकिन बीजेपी है जो लगातार अपना रूट बढ़ा रही है, वहां जहां अपनी ताकत वो रोज इंक्रीज कर रही है। इसके बावजूद भी कि वहां जो लीडरशिप है वो नया कोई चेहरा नहीं दे पा रही, इसके बावजूद भी उसकी विचारधारा वहां प्रिवेल कर रही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को प्रश्रय दे रही हैं, वो अब एक जो लिमिट हो सकती है या जो सभ्य समाज में या जिसमें भी डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी या स्वस्थ अस्वस्थ मिला के डेमोक्रेसी जो भी है, उस सब से भी बाहर आ रही है। अब वो घुसपैठिए वहां वोटर्स बन चुके हैं। घुसपैठियों ने जो मूल आदमी है उनको निकालना शुरू कर दिया और धीरे धीरे डेमोग्राफी बदलने लगी। तो वो जो जो उन लोगों को अभी तक अपना ख्वाब था कि बांग्ला भाषा बहुत कीमती है और तमाम चीजें हैं, वो ये देख चुके कि जिन बांग्ला भाषियों ने एक पूरी लड़ाई लड़ी कि साहब भाषा जो है और ये हम लोगों को बेचा गया, ये तमाम शब्द हम लोगों को बेचे गए कि भाषा जो है धर्म से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। याद कीजिए आप जब 1971 हुआ कि साहब भाषा आज भी वो मनाती है, भाषा ही जब उन पर गोली चली बांग्ला ढाका में, वही वो बांग्ला भाषी दिवस माना जाता है। वो भी आज यहाँ भी मनाया जाता है कोलकाता में। वो भाषा वहां तो गायब होगी, उन्होंने मारा, उन्होंने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। अभी आप देखिए कंटिन्यू बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ टायरेड चलता रहा। ये जो लोग हैं बांग्लादेश बंगाल में, उन लोगों को अच्छे से मालूम है, लेकिन उनके जहन पर जो पर्दे पड़े होंगे वो मालूम नहीं किस तरह का है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो आज बंगाल सोचता है भारत 100 साल बाद सोचता है, ऐसा कुछ नहीं। भारत अब 100 साल आगे ही सोच रहा है। दरअसल आप देखिए कि मुझे कुछ इंसिडेंट्स याद आ रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। 1962-63 में याद होगा, 63-64 में जब हजरत बल वहां से बाल गायब हुआ, पैगंबर साहब का जो मुँह मुकद्दस जो उसको कहते हैं वो लोग, उसके गायब होने की कहानी हुई। वो गायब वहां हुआ, सब चीजें वहां हुई। अब वो मालूम है कम से कम हजारों लोगों को वहां से भागना पड़ा, सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए बांग्लादेश में और मारा उनको। ये ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त। उस समय वहां से इतना वेस्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ, ईस्ट पाकिस्तान में हुआ और वहां से हजारों लाखों लोग निकल के भागे।
ये बात ही किसी के ज़हन में नहीं आती कि वो कौन लोग हैं भाई? तो उस कट्टरपंथ के भाषा काम नहीं आई, क्योंकि वो जो भागने वाले हिंदू थे वो तो बांग्ला में ही भाग रहे होंगे। वो तो बांग्ला में ही बोल रहे होंगे कि साहब छोड़ दो, मार दो, ये नहीं है, हम तुम्हारे भाई हैं। उन्होंने नहीं सुना और आपने 71 एक बहुत बड़ा आवरण डाल दिया। उस आवरण का ज़हर हमेशा भरता रहा, अब वो ज़हर नाकों से निकल रहा है, मुँह से निकल रहा है। तो जो ये हुमायूं कबीर है, ये ममता बनर्जी का टेस्ट था। ममता बनर्जी देख रही थी कि अगर हिंदुओं में कोई इसकी सरगराहट नहीं होती तो ठीक है। मुसलमान वोटों के लिए अगर ओवैसी आएगा, वो 1-2 सीट भी कमजोर करेगा, तो उसको खत्म करेगा ये आदमी। ये उससे ज्यादा कट्टर बोलेगा। याद होगा फुरफुरा शरीफ के सामने भी उसके कुछ नहीं कर पाया था, इसीलिए ममता बनर्जी सिर्फ कुछ मुस्लिम वोटरों के लिए इससे डर गई होंगी, ये समझ में नहीं आता। अभी भी वहां 2 लाख लोगों का जमावड़ा था आज। तो आप ये सोचिए कि इस खेल की शुरुआत क्या थी? इस खेल की शुरुआत थी ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करना चाहती थी आने वाले किसी संभावित हमले से, जो चाहे वाम मोर्चा करता, चाहे कांग्रेस करती और चाहे उसमें ये देखेंगे आप अपना ओवैसी। और मुझे ये यकीन है कि बहुत जल्द ओवैसी जो है कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं किसी राज्य में गठजोड़ करेंगे। वो हो सकता है बंगाल होता। मुझे ये एक वो है, क्योंकि पिछली बार ओवैसी 6 सीटों पर भी तैयार था, सिर्फ तेजस्वी की जिद की वजह से नहीं हुआ। तो कांग्रेस को यहाँ ऐसी कोई जिद की जरूरत तो है नहीं कांग्रेस उससे, ममता से, क्योंकि उनको ममता के साथ कोई उनका रिश्ता है नहीं। उन्होंने कोशिश की, ममता ने तो उनके युवराज को ही कह दिया कि नहीं, ये कोई युवराज नहीं है, इसका हमारे पास कोई नहीं और हम इसको नहीं मानते इंडी गठबंधन। तो मुझे लगता है कि जो शुरुआती कोशिश थी वो उस सबोटाज को रोकने की कोशिश थी कि ठीक है, अगर वो आएगा बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन हो जाता है, मान लीजिए आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट और ओवैसी और कांग्रेस, तो कांग्रेस कुछ ना कुछ वोट काट सकती है। तो इसको रोकने के लिए ममता ने ये शुरू किया। जब ममता ने देखा रिएक्शन हो रहा है, उनके भद्रलोक में भी दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने हुमायूं कबीर को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उन्होंने उसको रोका नहीं। जब वहां इतनी सुरक्षा बल, फौज और वो, अगर वो जमीन जिस पर उसने किया उसका मालिक अगर ये कह देता है कि साहब ये तो विवादास्पद है, ये मैंने इसको नहीं दी, तो सरकार के पास पूरा राइट था, लॉ एंड ऑर्डर उसका था, वो उसको रोक सकती थी। उसने रोका नहीं। वो ये रोक के मुसलमानों को भी ये मैसेज नहीं देना चाहती थी कि मैं तुम्हारे किसी कट्टरता, धर्मांधता और अंध उसके जो प्रति जो तुम्हारी नफरत है किसी दूसरे गैर धर्मों के प्रति, मैं उसमें कोई बाधा बन रही हूँ। तो इसीलिए आज की जो पूरी घटना थी ये ममता बनर्जी का एक खेल है, इसके फेंके गए पासे हैं। अभी इसका रिजल्ट क्या होता है ये तो चुनाव के बाद ही दिखेगा। जी सर। वैसे 2019 का चुनाव रहा हो, 2000 जो पिछला विधानसभा चुनाव था 2021 का, वो जी चुनाव रहा हो, उसमें मुस्लिम तो एकजुट ममता बनर्जी के पीछे ही दिखाई दिए। जी अगर इनके पीछे ना होते तो वहाँ जो दुर्गति हुई है कांग्रेस की और वाम दलों की, वो इतनी ना हुई होती। और पिछले विधानसभा चुनाव में तो फुरफुरा शरीफ ने भी ताकत लगाई थी, तो उसका भी कुछ खास फल उसके पक्ष में आया नहीं। तो ऐसे में क्या ममता बनर्जी को ये लगता है कि इस बार ओवैसी एक चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि सीमांचल में उसने फिर 5 सीटें जीत ही ली बिहार में, जबकि पिछली बार उसके 4 एमएलए तोड़ लिए थे तेजस्वी ने। तो उसको लगता है ममता बनर्जी को कि कुछ पॉकेट्स में ओवैसी कुछ ना कुछ कारस्तानी कर सकते हैं। और वैसे ही इतने बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग चुके हैं अब बंगाल छोड़ करके, कि ममता बनर्जी को लगता है कि जितने बच्चे हैं या जो खेल उनके जरिए ये करती थी, कम से कम उसकी भरपाई तो कर लें, किसी तरीके से यूनाइट कर लें मुसलमानों को। देखिए, मैंने यही कहा कि ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि मान लीजिए, चूंकि जो भी एक पॉलिटिशियन, जो इस तरह का शार्प पॉलिटिशियन होता है, वो अपने चुनाव से पहले अपने कील कांटे दुरुस्त करता है। जब आप करते हैं अपने जीरा बख्तर को ठीक करते हैं, अगर जंग सामने आने वाली हो, तो मुझे लगता है ममता बनर्जी अपने जीरा बख्तर को ठीक कर रही है। वो ये कोशिश कर रही है कि कोई भी इस तरह का, चूंकि देखिए एक बात तो तय है कि कांग्रेस की लेना, तेजस्वी जो है कांग्रेस की मदद अगर ले रहे थे, जो उनके नाजो नखरे उठा रहे थे,
वो इस वजह से उठा रहे थे, जबकि वो जानते हैं उनकी हैसियत कुछ नहीं है कांग्रेस की। अखिलेश यादव को भी मालूम है कि कांग्रेस की यूपी में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो उनके नाजो नखरे इसलिए उठाते हैं कि अगर मुस्लिम्स को ये यकीन है हो गया, जैसे लोकसभा में होता है कि ये लोग सिर्फ इस जिले में रोक सकते हैं, लेकिन वो पूरे देश में अगर कोई रोक सकता है बीजेपी को तो वो कांग्रेस ही है। 99 उनके पास एमपी भी है, अगर आप देख लेंगे तो वही पार्टी मुख्य पोजीशन है। तो लिहाजा वो एक डर हमेशा किसी भी पॉलिटिशियंस के जहन में रहता है। वो कोई ऐसा गैम्बल खेलना नहीं चाहता जिसके परिणाम को वो अपने अपेक्षा के अनुरूप नहीं करता हो। अगर पासा भी फेंका जाता है तो इस उम्मीद में फेंका जाता है कि मेरे नंबर ज्यादा आएंगे, मैं ऐसा सोच के फेंकता हूं। तो उसी तरह से राजनीति में भी यही पासा फेंका जाता है, तो ये सोच के फेंका जाता है कि हम कोई भी नेगेटिव पॉइंट छोड़े नहीं। ममता बनर्जी को ये बात मालूम है कि किस तरह से ओवैसी इस समय अपना राष्ट्रीय कद बढ़ाने के लिए किसी की भी मदद ले सकता है, और ओवैसी अगर किसी की मदद लेगा तो वो रीजनल पार्टियों में सबसे ज्यादा होगी कि अगर कांग्रेस उसको समर्थन दे दे, कांग्रेस उसको 8-10 5-10-15-20 सीटें जितनी भी दे दे, वो उसका मतलब वो एक नेशनल पार्टी का सहयोगी के तौर पर अपने आप को बाहर रिप्रेजेंट करेगा, और वो कल को वहां एक बड़ा ताकत बन सकता है मुसलमानों में। चूंकि देखिए मुस्लिम वोटों के लिए ये बड़ी बात है, अगर कांग्रेस के साथ ओवैसी आ रहा है तो मुस्लिमों के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है, जो मैंने कहा कि उनको नेशनल वो मिल रहा है कि जो रोकेगा बीजेपी को तो कांग्रेस है, और उनको एक अपना आदमी मिल रहा है जो उन्हीं की तरह बोलता है, जो बाबरी मस्जिद को कहता है हम अपनी पीढ़ियों को बताएंगे, हम फला करेंगे, हम चिला करेंगे, जो जिसका भाई 15 मिनट में पूरा हिंदुओं को साफ कर देने के इरादे बताता है, पुलिस हटा जाए तो 15 मिनट में जाने क्या क्या कर देगा। तो ये तमाम चीजें ममता को परेशान कर रही थी, और ममता ने इसीलिए ये गैम्बल किया। अब कम से कम जो मुस्लिम विरोधी वोट है या वो है, वो बजाय ओवैसी या कांग्रेस पे जाने की बजाय वो वहीं रुकेगा या फिर ममता पे रहेगा। ममता इस तरह से सोच रही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका पुराना कंडक्ट इसी तरफ इशारा करता है, क्योंकि मुस्लिम वोट के अंदर उसके सामने कोई भी नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग से ज्यादा बड़ा समर्थन ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में वोटों के परसेंटेज पे मिला है। दूसरे एक चर्चा ये भी हो रही है कि जो भद्र लोग है इस बार उसमें भी बंटवारा हो सकता है, उसका भी अब ममता बनर्जी से कुछ मुद्दों को लेकर के मतभेद है। जैसे उदाहरण दिए जाते हैं राम मंदिर, उदाहरण दिए जाते हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना, और उसके बाद एक और घटना घटी। कुछ दूसरी और घटनाओं के बारे में भी चर्चाएं होती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ये इलीट वर्ग भद्र लोग इसमें बंटवारा होता है तो ये कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है ममता बनर्जी के लिए। देखिए ममता बनर्जी को अगर हम देखते हैं, ऐसे देखते हैं, जो जनरल है बहुत ही जनरल है, उसको आप क्रूड कह सकते हैं। मतलब मैं उसको बहुत स्पेसिफिक नहीं, इसलिए बहुत सारे दर्शकों को ये लगेगा कि बहुत साइंटिफिक तरीका नहीं, लेकिन इस तरह देखा जा सकता है कि वहां लगभग आबादी 27% है मुसलमानों की, लेकिन वोट उनके 30% हैं, 31%, और उसमें से अगर 90% वो ममता को दे रहे हैं, या 90-95% जो वोट पड़ रहा है, और चूंकि वो हाईली वोट करते हैं, वो उनका वोटिंग परसेंटेज हमेशा हाई होता है। तो आप ये सोच के देखिए, जो उनको मिले 48% वोटों में से, जो अगर हम लोग पिछली बार जाते हैं 40.7 या 47.6 जितना भी वोट था, अगर आप उस वोटों में एक बड़ी संख्या देखेंगे तो मुस्लिम वोटों से डोमिनेट हो रही है। चूंकि 95% वो वोट करता है, 31% उसके वोट है, और वो बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से, तो आप उसके टोटल वोट शेयर में देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये 34-36% तक हो सकता है, 34%। यानी ममता बनर्जी को हिंदुओं के महज 10-12 या 14% वोट से ज्यादा नहीं मिल रहा, अगर बहुत लिबरल होके आप देंगे उसको। अगर उस वोटों में भी डिवीजन हो जाए, अगर वो वोट पीछे चला जाए, तो ममता जानती है कि मुसलमानों की तमाम वोटें भी उसको जिता नहीं पाएंगी। कोलकाता के इलाके को छोड़ देंगे तो जैसे नॉर्थ बंगाल है, वहां सफाया कर दिया। बीजेपी वहां इतनी स्ट्रांग है, वो इस लोकसभा चुनाव में भी ऐसा रहा, विधानसभा में तो रहा है, लोकसभा में भी रहा। भाई कोलकाता उत्तर दक्षिण यही अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी का अब स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा हुआ, जहां फिरहाद हकीम टाइप लोग उसके साथ हैं, जो मुसलमान, जो 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के समर्थक रहे हैं, जो मुस्लिम लीग के समर्थक रहे हैं, जो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया और पाकिस्तान नहीं गए, उस तरह की जो जमात है वो उसके लिए सबसे बड़ा वोट बैंक है।
लेकिन अब इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू और उस आइडिया को वो ज़हन ज़्यादा खुलता जा रहा है। वो लोग ये समझ रहे हैं कि किस तरह से जो आइडियोलॉजी है वो क्या कहती है। जिहाद की कॉल, हम दोबारा जिहाद करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब फिर दोबारा जिहाद करेंगे। ये आइडिया अब समझ में आने लगा हिंदुओं को। और हिंदू अब ये समझने भी लगा कि जो गंगा जमुनी का चूरन था, वो कोलकाता तक पहुँचता था, क्योंकि माँ गंगा वहाँ जाती हैं वहाँ तो। पद्मा के तौर पर वहाँ जाती हैं, गंगा सागर तक पहुँचती हैं। और आपने देखा भी होगा बंगाली सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, हम लोगों को हमेशा इधर सबसे ज़्यादा तीर्थों पे घूमने वाली सबसे बड़ी तादाद वही है। और महिलाओं में इस बात का बहुत ज़बरदस्त असर अब दिखने लगा है। ममता बनर्जी बंगाल की महिलाओं की सबसे पसंदीदा नेता हैं। उनके सम्मान और अपनी ताकत का प्रतीक मानती रही हैं। लेकिन अब ये दिखने लगा कि ये सिंदूर पर ही सवाल है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल है, उनके सिंदूर पर सवाल है। तो लिहाजा चूँकि जो बनर्जी, घोष और वो तमाम लोगों को जो भद्रलोक में माना जाता है, मुझे लगता है कि उसके लिए अब ये प्रॉब्लम की स्थिति है। और हो सकता है कि बीजेपी अपने रीच को वहाँ तक बढ़ा रही है। तो वो ममता बनर्जी का एक बड़ा डर हो सकता है, क्योंकि वही 10-12% से ज़्यादा उनके पास वोट उससे आएगा नहीं, अगर आप देखेंगे। और अगर उसमें से भी 5-6%, 4%, 5 टूटता है, तो वो बहुत नीचे आ जाता है। ये मुझे लगता है। एक घटना और घटी है। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में बीजेपी ने 10 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की है। अध्यक्ष बीजेपी का बना है, उपाध्यक्ष बना है, सचिव बना है, कोषाध्यक्ष बना है, संयुक्त उपाध्यक्ष बना है, संयुक्त सचिव बना है। और उसका एक फोटो भी सामने आया है। ये अभी 2 दिसंबर को चुनाव हुए और परिणाम आए। और ये माना जा रहा है कि जो बार एसोसिएशन है पश्चिम बंगाल की, उसमें भद्रलोक का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व बताया जा रहा है। तो मैंने इसलिए भी ये सवाल किया था कि अगर बार एसोसिएशन की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 10 में से, तो ये अपने आप में जो है एक बड़ा संकेत है विधानसभा चुनाव। क्योंकि जब आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल के लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधि वहाँ आपको मिल जाएँगे। देखिए, अब वहाँ ये चीज़ें तो दिख रही हैं, चूँकि जो पढ़ा-लिखा तबका है उस तक तो पहुँचने लगी चीज़ें, लेकिन पिछली बार ये ज़्यादा बड़ी बात हुई थी, क्योंकि जो लोग आर्थिक हित, और बंगाल का भद्रलोक हमेशा से ताकत के साथ खड़ा रहा है, हमेशा से, क्योंकि वो लूट की छूट और तमाम चीज़ें, लूट में शेयर, इस सब की ज़रूरत वहाँ पड़ती रही है। आप देखेंगे जब तक कांग्रेस वहाँ ताकत में रही, सिद्धार्थ शंकर रे के समय तक, वो पूरी तरह उसके साथ खड़ा रहा, पूरी तरह। कहीं कोई उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, कोई चाहे वो नाखूनों से नाखून उखाड़ रहे हो, कहीं टॉर्चर कर रहे हो, सिद्धार्थ शंकर रे ने इमरजेंसी के दौरान, और या जो उसको टकराव हुआ उसका लेफ्ट से, उस दौरान जिस भी तरह की अमानुष जो कार्रवाई मानी जाती है, बंगाल की बात हम करें वहाँ के हिसाब से, उनके उनकी किताबों से बात करें, तो वो ये कहते हैं उसी दौरान माँ श्वेता देवी होती है, वो 1084वें की माँ लिखती है, दौलती लिखती है, उन्हीं का बेटा वो लिखता है, ये मृत्यु पथ क्या नहीं मेरा देश, नवारुण भट्टाचार्य लिखता है। ये तमाम अगर आप लाइन से देखेंगे उसी समय का दौर है, और उसी समय बाकी देश में बंगाल से जो वाम मोर्चा है वो सरवाइव करता है। आप देखेंगे उसके बाद भी वो उनके साथ खड़ा रहा, और जब वो वाम मोर्चा के साथ आया, जब उसने देख लिया ताकत इनके साथ आ गई है, वो उनके साथ आया। उनके साथ आने पे आप देखो पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया गया, पूरा बंगाल तबाह कर दिया गया। कभी जो बंगाल जहाँ नौकरी के लिए जाया करते थे, आपको मालूम है कि जो पूर्वांचल के लोकगीतों में ये लिखा हुआ रहता है, उनके लोकगीत अगर आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उनमें अक्सर ये बताया जाता है कि उनकी जवानी जो है, उनके गाँव की, उनके इलाकों की जवानियाँ कोलकाता की तिजोरियों में बंद है। तो ये इसीलिए क्योंकि सब मज़दूरी करने जाते थे, वो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो बड़े-बड़े शहर, कोलकाता, वो दुनिया लाइट ऑफ एशिया होता था, ईस्टर्न एशिया की, वो फिर पूरी तरह बर्बाद हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे ममता बनर्जी आई, उन्होंने और भी ज़्यादा अत्याचार किया। वही जैसे ही लेफ्ट हटा, लेफ्ट की ताकत खत्म हुई, वही भद्रलोक ममता बनर्जी के साथ चिपक गया, क्योंकि वो तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। लेकिन कई चीज़ें अब ये दिखने लगा ना, आप देखते होंगे पाकिस्तान के बहुत सारे हम यूट्यूबर्स को देखते हैं जो सियालकोट या अलग-अलग जगह रावलपिंडी या वो हिंदुओं के छोड़े गए मोहल्लों में जाते हैं। वो उन बड़ी-बड़ी हवेलियों को दिखाते हैं।
वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से उस जमाने में भी वहां पानी की टंकियों से जो उनके घर थे, उनके बाजार थे, इतने खूबसूरत आज की डेट में लगते हैं, उनके खंडहर दिखते हैं। तो वो उनको लगता है कि ये कोई ये अफीम बहुत दिन काम नहीं कर पाएगी। ये जो बंगाल की बात है और सिर्फ भाषा और क्षेत्र काट के रखना, वो सब करना, वो दरअसल जोगेंद्र मंडल को पढ़ने में, उन्होंने, जोगेंद्र मंडल ने भले ही कब किया था, लेकिन वो जोगेंद्र मंडल को पढ़ अब रहे हैं, जो अपनी वजह से इतने नामशूद्रा और दलितों को वहां रह के उसने ये कहा कि हमको पाकिस्तान में मुस्लिमों का वो गंदगी साफ करना ज्यादा मंजूर है बामुकाबले हिंदुओं में अछूत रहने के, मतलब जो उसका अपना लैंग्वेज था। उसके बाद वो वहां से भाग आया, उसको पता चल गया। लेकिन उसके चक्कर में जो लोग रह गए, जो लोग वहां रह गए थे, उनको आने नहीं दिया। ये जितनी बड़ी दलित आबादी है अब वहां, वो सब वही है जो इन जैसों के चक्कर में रह गए थे। तो वो अब सारी चीजें पढ़ी जा रही हैं, तो मुझे लगता है उनको समझ में आ रहा होगा, तो वो टकराव होगा, तो धीरे धीरे उसका असर दिखने में आएगा। क्योंकि कचहरी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कहीं से पहले खबर कहीं अफवाह माफ कीजिए, खबर अगर कहीं अफवाह के तौर पे निकलती थी, आप भी हमेशा कचहरी में जाके जरूर बैठते होंगे जब रिपोर्टिंग करते थे, हम लोग भी जाते थे, क्योंकि वहां सब तरफ से वहीं आती हैं खबरें। तो मुझे लगता है कि वो भी एक मानक माना जा सकता है कि कहीं ना कोई बदलाव की बात वहां भद्रलोकों में हो सकती है। जी। मैं तो जब दैनिक जागरण में रिपोर्टर था, दैनिक जागरण मेरठ में, तो कचहरी जो है, कोर्ट कचहरी, वो सब मेरी बीट थी, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था वहाँ पे। तो ये जो 2011, 2016 और 2021, ये जो 3 चुनाव हुए हैं, इनके मुकाबले अभी 2026 वाले चुनाव को किस तरह आप अलग देखते हैं? 2021, 2024, नहीं, 2026। 2011 जो पहला चुनाव जब ये मुख्यमंत्री बनी, हाँ, दूसरी बार 2016, 2030, 2021 तीसरा चुनाव, वो 3 चुनाव जीते, कंसिस्टेंटली जीते ममता बनर्जी ने। लेकिन अब 2026 का जो विधानसभा चुनाव, चौथा चुनाव जो है, ये किस तरीके से अलग रहने वाला है, किस तरह चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, ममता बनर्जी के पास एक बात तो है कि अभी भी आज भी वो बंगाल की सबसे बड़ी नेता है। अगर बीजेपी के पास उनके कद का कोई नेता नहीं। बीजेपी की मजबूरी है कि वो बार-बार प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, योगी, इन हेमंता, इन सब के जो अपनी उसकी लुमिनरीज़ है, जो उसके स्टार्स हैं, उन सब के सहारे ममता बनर्जी की लोकप्रियता का मुकाबला करते हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता में जो अगर एक इंडिविजुअल नेता के तौर पर कहें तो मुझे लगता है कि वो बहुत ताकतवर होंगी। लेकिन इस दौरान 15 सालों में उन्होंने जो अपने लिए सत्ता बनाए रखने के लिए जिस तरह के कदम उठाए, तुष्टीकरण के लेवल को जिस लेवल पर वो ले गई, जिस ऊंचाइयों पर उन्होंने छू दिया, जिस तरह से इस देश के एक बड़े हिस्से के अंदर हिंदुस्तानी होने पर सवाल खड़ा होने लगा, वो मुझे लगता है कि वो अब लौट के आ रहा होगा। वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर हम कहें तो वो इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि पिछली बार उन्होंने इतनी बड़ी मैसिव जीत हासिल की थी, जो मैसिव थी। क्योंकि अब कोई और पार्टी नहीं है। लेकिन अभी पर तक जो हमें पर हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वो अपना चुनाव लूज कर गई थी शुभेंदु अधिकारी के सामने। हाँ, बिल्कुल, मैं उस चुनाव को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया, लेकिन वो इसके बावजूद आप बाकी सब देखेंगे तो वोट परसेंटेज भी आप देखिए कहाँ तक पहुंचा। सारी चीजों में हमको ये नहीं कहना, जो एक मेरी नजर में जो यथार्थ हुआ है। दूसरा, उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती बन के आई है कि उनके जो साथ का पूरा सिस्टम है वो इतना करप्शन में लिप्त हो गया। उनके ज्यादातर पार्थो मंडल, आपने देखा पार्थो चटर्जी, बीरभूम वाला वो अनुबत्रो मंडल जिसने नारा दिया था खेला होबे, और ये जो पकड़ा गया था संदेश खाली वाला, ये तमाम अगर आप गौर करेंगे तो उनके आसपास के लोगों पर इस बात का ठप्पा लग चुका है, इस बात का पूरी तरह हो चुका कि वो लोग दोनों हाथों से नहीं, हाथों, पैरों, मुंह सब से लूट रहे हैं वहां की और जनता को। भतीजे पर भी शिकंजा हाँ, कसा हुआ है। हाँ, भतीजे भतीजा और उनकी वाइफ दोनों पर है अणु। लेकिन जो पूरा का पूरी टीम है वो सब कहीं और जा चुकी। और जो एक सादी चप्पल पहनने वाली,
एक 100 रुपए की सूती साड़ी पहनने वाला, वो मुलम्मा भी उतर चुका है। उस पर अब कोई यकीन नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है उनके भतीजे का क्या शानदार निवास वहां बना हुआ है। उनके पीछे जाकर, वो बहुत ही खूबसूरत घर है, मैं जाके देखा हुआ था, वहां खड़ा नहीं होने देती पुलिस चूंकि उस इलाके में। लेकिन आप सोचिए कि ये सब चीजों के बाद जब आप आते हैं तो आप कमजोर होते हैं, आप माने या ना माने। उधर दूसरी तरफ बीजेपी अपने प्रेशर को बढ़ा रही है। पिछली बार भी अगर हमने देखा कि जो जिस तरह का अत्याचार वोटर्स के पास हुआ, ऐसा देश में कभी, मुझे लगता है हमारे सामने बहुत कम ऐसे नजीर पेश हुई होंगी जो पिछली बार उन्होंने की। उस सब का बैगेज भी उनके पास है। तो जो लोग उनको हराने के लिए लगेंगे, उनको मालूम है कि उनके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, उनको अपनी जिंदगी का है। जो हराने पे लगेंगे तो वो पूरी ताकत से लगेंगे। जो इनके साथ वाले हैं वो अब इनको चूकी हुई ताकत मानते हैं। वो अब कई बार तो आपने देखा होगा शुरुआत में, अब तो खैर नहीं आ रही वो खबरें, लेकिन बहुत आई थी कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच में भी अधिकारियों की पोस्टिंग, टिकट, मंत्रिमंडल, इन सब को लेकर विवाद होता था। तो मुझे लगता है कि वो ये परेशानी ममता बनर्जी के लिए होगी कि वो अकेली है जिनको लड़ना है, और उनके ऊपर तमाम करप्शन से लेके तुष्टीकरण के सबके आरोप उन पर लगे हुए हैं। वो पहले के मुकाबले कमजोर आभा मंडल के साथ है, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन जी, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इस अपडेट के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, ग्रुप्स में अपने मित्रों को। अभी तक चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, उसमें भी ऑल वाला बटन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धीरेन्द्र पुंडीर जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।